हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 सिविक्स का शर्ट इन द मार्केट। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है नेटवर्क मतलब जो चैन है मार्केट का वो काम करता है, कैस किस स्टेप से कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे ख़त्म होता है। बीच में हमने लोकल ट्रेडर्स के बारे में भी पढ़ा था, जो एक बायर और सेलर के बीच में होते हैं, जो बल्क में चीज़ों को खरीदते हैं और शॉपकीपर को बेचते हैं। ओके, तो हमने लास्ट चैप्टर में एक जो है ना क्वेश्चन छोड़ा था, उस इसी बुक में था कि क्या सबको इक्वल जो है पेमेंट मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है और सब क्या इक्वली ट्रीट होते हैं, और ये जो बेनिफिट है सबको इक्वली मिलता है या नहीं, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, तो स्वप्ना जो होती है ना, वो करनूल करनूल में रहती है, जो आंध्र प्रदेश में है। वो अपने छोटे से लैंड पे ना कॉटन को ग्रो करती है। अब कुछ जो बॉल्स होते हैं ना, वो ना अ, पक जाते हैं और कुछ जो है खुद ही पककर नीचे गिर जाते हैं। तो अभी स्वप्ना ना बहुत ज़्यादा बिजी है। वो बिजी है किसमें, जो कॉटन्स की बॉल है उसको निकालने के लिए और जो नीचे गिर गए उनको उठाने के लिए। ओके, अब ये जो कॉटन्स के बॉल है वो एकाएक अपने आप तो नहीं ग्रो होते हैं, मतलब वो ना बहुत सारे दिन लगते हैं उसको। तो फिर स्वप्ना ना यही काम करती है। ओके, बहुत सारे दिन हो जाते हैं फिर वो पक जाती है, फिर स्वप्ना जो है ना उसे सारे सारे जो कॉटन्स के बॉल है उनको उठाने में बिजी हो जाती है। अब देखो, अब एक बार कॉटन जो कलेक्ट हो गए ना, वो उसे मार्केट में जाके सेल नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके और उसके हस्बैंड ने ना लोकल ट्रेडर से एक लोन लिया हुआ था। किसका? 2500 का लोन लिया हुआ था उन्होंने। उस और बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे लिया हुआ था उन्होंने। क्यों लिया हुआ था? क्योंकि उन्हें सीड और फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड चाहिए रहता है कल्टीवेशन के लिए। ओके, अगर कॉटन का जो है अगर फार्मिंग करना है तो उन्हें ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लोकल ट्रेडर से जाकर ले लेते हैं। उसके बाद जो है ना वो लोकल ट्रेडर उनसे एक एग्रीमेंट में साइन कराता है कि आप जो है ना मुझसे पैसे ले लो, लेकिन आप इसे डायरेक्ट जाकर मार्केट में नहीं बेचोगे, आप पहले मुझे इसे दोगे, फिर मैं आपको इसका कॉस्ट पे करूँगा। ओके, तो फिर उसके बाद ना ये सारी चीज़ जो कल्टीवेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है ना, वो बहुत ही हाई लेवल के फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स चाहिए होते हैं। तो जो फार्मर जो लोकल ट्रेडर रहता है ना, वो उनको पैसे दे देता है। और फिर ऐसे ही मतलब अब इस स्टोरी के थ्रू आपको क्या समझना है? इस स्टोरी के थ्रू आपको ये समझना है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं ना, छोटे इन द सेंस मतलब जो स्मॉल जो लैंड पे फार्मिंग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो सामान खरीदने के लिए ट्रेडर से पैसे को उधार ले लेते हैं। उधार लेने के बाद उनको मतलब वो आधे से ज़्यादा जो ट्रेडर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सभी, वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि आप जो है मैं आपको पैसे दे दूँगा, लेकिन आप इसे जो है मुझे ही बेचोगे, मैं मार्केट में खुद ही बेच लूँगा, आपका पैसा इसको दे दूँगा करके। फिर उसके बाद क्या होता है ना, वो ट्रेडर जो होता है स्वप्ना और उसके हस्बैंड से ले लेता है। तो वो देखता है प्राइस की, जो पर क्विंटल का जो प्राइस होता है ना, वो 1500 होता है। इस हिसाब से 6000 बनते हैं। लेकिन जब पहले ही स्वप्ना ने जो है और उसके हस्बैंड ने पहले ही लोन ले लिए थे 2500 का, तब उसमें 500 इंटरेस्ट के हिसाब से और ऐड हो जाता है। तो अब स्वप्ना के पास कितने आते हैं? सिर्फ और सिर्फ 3000। स्वप्ना बोलती है सिर्फ 3000। फिर जो ट्रेडर होता है वो बोलता है कि जो कॉटन को बेचते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कॉटन का जो डिमांड है वो बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ कॉटन जो है बहुत ही मतलब बहुत सारे लोग जो है मार्केट में बेचते हैं, तो तुम ही अकेली नहीं हो जो तुमको इतना प्राइस मिलेगा, इस टाइप का उनका कन्वर्जेशन रहता है। अब स्वप्ना को बुरा लग जाता है, मतलब बुरा तो लगेगा ही ना, कि वो बोलती है कि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया इस पे, 4 महीने से इसे ग्रो करा है मैंने, 4 महीने की मेहनत लगी है। आप इसको देख सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है मतलब फाइन है, क्लीन है, और मुझे ऐसा लगा था कि आप मुझे इसका ज़्यादा पैसा पे करेंगी करके। अब ट्रेडर जो होता है वो बोलता है कि अम्मा देखो, मैंने आपको इसको मतलब इसका जो है मैंने आपको अच्छी प्राइस दिया है, बाकी लोग तो इतना पे भी नहीं कर रहे जितना मैंने आपको किया। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप कर्नल के मार्केट से जाकर पूछ लीजिए। तो सपना बोलती है कि आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं आपके ऊपर कैसे डाउट कर सकती हूँ। आपने तो बस मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इस बार जो है ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा और अच्छे से मेहनत किया है। लेकिन स्वप्ना ऐसा क्यों बोल रही है? स्वप्ना को पता है कि उसने जो है पर क्विंटल जो है 1500 लगाया है, लेकिन मार्केट में 1800 चल रहा है, लेकिन वो ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकती थी। अब देखो, इस यहाँ पे इमोशनली भी हमें दिखाया जा रहा है, एक सपोर्ट भी दिखाया जा रहा है कि अगर ये लोग इनसे आर्ग्यू करने लगेंगे, तो ये जो ट्रेडर होते हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल मैन होते हैं विलेज के, और बहुत सारे फार्मर्स इन पर ही डिपेंड होते हैं लोन्स के लिए। जैसे कि कभी कभी इनका जो मतलब अगर कभी कभी ये लोग मतलब खेती वगैरह नहीं कर रहे होते, तो फिर इन्हें क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है मनी,
कुछ मतलब कुछ टाइम के लिए अपना स्पेंड करने के लिए, या फिर बच्चों की फ़ीस हो गई, या फिर अगर कोई बीमारी हो गई या फिर इमरजेंसी हो गई, तो वो सब जो है ना ट्रेडर से ही पैसे लेते, तो वो ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि काम नहीं होता है, इनकम नहीं आती फार्मर लोग की, तो उन्हें फिर से बोरो करनी पड़ती है मनी को। लेकिन सपना को जो अभी पैसे मिल रहे थे सिर्फ 3,000, वो तो उससे कुछ मतलब कर ही नहीं सकती ना, मतलब उसका एक महीना कैसे चलेगा, मतलब बाकी का दिन कैसा चलेगा। तो इसीलिए जो है उसे बहुत ही कम पैसे मिल रहे थे। अब हम देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक, द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। इरोड क्या है, ये ना बाई वीकली मार्केट है तमिलनाडु पे। ये बहुत ही बड़ा मार्केट है क्लोथ्स का, और यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्लोथ जो है यहाँ पे बेचे जाते हैं। ओके, तो जो जो क्लोथ है जो वीवर लोग बनाते हैं विलेज में, वो सारे के सारे यहाँ पे लाते हैं उसे बेचने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, सारे जो मतलब पूरे मार्केट में ना ऑफिस होती है क्लोथ मर्चेंट्स की, जो ये क्लोथ्स को बाय करते हैं। और जो बाकी के जो और भी बहुत सारे टाउन्स जो जो साउथ इंडियन होते हैं ना, वो सारे के सारे अपना कपड़ा लाकर मतलब यहाँ पे आते हैं और परचेस करते हैं, और कोई कोई बेचते हैं और कोई कोई परचेस करते हैं। जैसे अगर मतलब मान लो ट्रेडर्स की बात हो गई, तो वो यहाँ पे लाके, या फिर अगर कोई डायरेक्टली अगर बेच सकता है तो वो यहाँ पे लाके बेच देता है। ओके, मार्केट डेज में क्या होता है कि जो वीवर्स होते हैं ना, वो अपना क्लोथ यहाँ पे लाते हैं जो उन्होंने बनाया है। और ये किस में बनाते हैं, कभी कभी ऑर्डर्स बेस पे भी बनते हैं, जैसे कि हम जो है कुछ इस टाइप का चाहिए उस टाइप का चाहिए बोल के वहाँ पे भी इस टाइप के कपड़े बनते हैं। मर्चेंट्स क्या है, ये सारे के सारे क्लोथ को सप्लाई करते हैं, और ये जितना भी उन्हें बना मतलब जितना भी उनको ऑर्डर आता है वो उतना यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बेच, और फिर ये जो है सारे मर्चेंट्स को दे देते हैं। मर्चेंट जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं अराउंड द कंट्री। अब आपको ये समझ में आया कि हमने स्वप्ना से ये देखा कि वो जो कॉटन यहाँ पे आया है, अब ये जो कॉटन आया है अब वो ट्रेडर के पास चली गया, ट्रेडर के पास चले गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं जैसे कि तमिलनाडु इरोड में जैसे कि बेचा जा रहा है, वैसे यहाँ पे आके बेचा जाता है। फिर ऐसे बहुत सारे जो मर्चेंट्स होते हैं वो लेते हैं, फिर बाहर जाकर एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, और बहुत सारे लोकल मार्केट्स में भी सेल होता है, और उसके बाद अगर बाहर एक्सपोर्ट करना है तो फिर यहाँ पे बहुत सारे मर्चेंट्स होते हैं, कैसी बहुत सारी मार्केट होती है, मार्केट से फिर वहाँ पे एक्सपोर्ट होना चालू हो जाती है, फिर ऑल अराउंड द कंट्री जाने लगती है। हमने कॉटन से मर्चेंट्स तक आने तक वाला सफ़र देख लें कि वो मार्केट में कैसे आती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। अब हम ये सिस्टम के बारे में समझ जाते हैं। देखो, अब स्वप्ना ने अब कॉटन को बेचा था किसको, लोकल ट्रेडर को। ट्रेडर ने जाकर बेचा किसको, मर्चेंट्स को। मर्चेंट्स क्या करते हैं, उन्हें ऑर्डर्स आते हैं कपड़ों के कि हमें ये कपड़ा चाहिए वो कपड़ा चाहिए, फिर वो बल्क में जो क्या है ना यान को लेकर आते हैं, फिर वो जो है ये इस यान को दे देते हैं जो गारमेंट फैक्ट्रीज है उनको। फिर ये जो यान से है ना वो लोग मतलब जो भी कपड़े हैं वो सब बनाने का काम करते हैं, और ये वर्क जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वीवर्स पे। ओके, और ये अरेंजमेंट फिर क्या होता है कि अब देखो उन्होंने यान दे दिए, यान देने के बाद जो वीवर्स रहेंगे, वीवर्स के पास इतना ऑर्डर आते हैं कि इतने इतने कपड़े बनाने हैं, फिर वो बनाते हैं, फिर फिनिश प्रोडक्ट दे देते हैं मर्चेंट्स को। मर्चेंट जाकर बेच देते हैं जहाँ पे भी उनको एक्सपोर्ट करना है, या जो भी मार्केट में उन्हें बेचना है फिर वो वहाँ पे जाके बेच देते हैं। ओके, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अब ना इस चीज़ में वीवर्स को दो एडवांटेज बहुत ज़्यादा मेनली दिखते हैं, तो इस हिसाब से वो लोग मर्चेंट्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। फर्स्ट एडवांटेज ये होता है कि उन्हें जो है ना यान को ख़रीदने का कंजर्ट नहीं करना पड़ता, उन्हें मनी नहीं दे लेना पड़ता, या फिर देना मतलब मनी उन्हें स्पेंड नहीं करना पड़ता यान को परचेस करने के लिए। और सेकेंड चीज़ जो ये होती है, उन्हें किसको बेचना है क्या बेचना है, इस दुनिया भर का होता है वो उन्हें नहीं करना पड़ता। तो ये उन्हें दो एडवांटेज दिखता है कि उन्हें जो फिनिश प्रोडक्ट ले जाके देना है वो आप कहीं पर भी बेचे, उनका काम नहीं है। ओके, लेकिन ये जो डिपेंडेंस है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक, तो ये मर्चेंट्स के बीच में ना बहुत सारा पावर आ जाता है। पावर किस वे में, क्योंकि वो जो है ना जो क्या बन रहा है, और वो जो जो प्राइस होती है मार्केट की कि वो किस चीज़ में बेचा जा रहा है, क्या जो हो रहा है, वो जो वीवर्स को नहीं पता चलता। ओके, उन्हें लो प्राइस दे दिया जाता है जो वो चीज़ें बनाते हैं, और वीवर के पास ना कोई तरीका भी नहीं होता जानने का कि मतलब ये जो क्लॉथ है वो किसके लिए बन रहा है, क्या प्राइस में ये बेचा जाएगा, उन्हें कितना मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, ये वो सब उन्हें कुछ नहीं पता चलता इससे। तो ये जो है ना, जैसे कि मान लो पूरा जो पावर है वो मर्चेंट्स के पास है, क्योंकि वही तो यान दे रहे हैं, तभी तो उन लोग को ऑर्डर आएगा, तभी वो लोग बनाएंगे, फिर फिनिश प्रोडक्ट भी जो है वही लोग बेचेंगे। तो इसमें वीवर्स क्या है, एक मजदूर की तरह हो गए हैं, वो लोग के पास कोई पावर नहीं है, पूरी पावर मर्चेंट्स के पास है।
देखो, अगर वीवर्स खुद से भी करना चाहे ना, तो उन्हें अपनी सेविंग या फिर किसी से बोरो करना पड़ता है मनी को, हैंडलूम मतलब लूम्स के लिए। लूम्स की कॉस्ट मान लो एक स्मॉल वीवर के लिए 20,000 है, तो उन्हें 2 लूम्स लेना पड़ेगा और उसके बावजूद वो 40,000 का हो जाएगा। तो उसमें उनके लिए उन्हें या तो अपनी सेविंग लगानी पड़ेगी या तो मनी को बोरो करना पड़ेगा। तो वीवर, ये जो हैंडलूम है, ये अकेले नहीं किया, ये जो लूम्स है ना, उसमें अकेले काम नहीं किया जा सकता। उसमें अडल्ट मेंबर की भी ज़रूरत होती है, जो फैमिली में होते हैं। फिर वो लोग 12-13 घंटे काम करते हैं, फिर उससे वो क्लॉथ प्रोड्यूस होता है। और ये सारा जो वर्क वो लोग करते हैं, मतलब ये सब जो चीज़ें, मान लो अगर ये फैक्ट्री दे रही है, अगर ये लोग इतना सारा काम करते हैं, उसके बाद उन्हें पर मंथ 3,500 ही मिलता है, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। इतना 12-13 घंटे एक्स्ट्रा शिफ्ट करने के बाद, रोज़ रोज़ एक छुट्टी भी ना मिलने के बाद भी उन्हें सिर्फ 3,500 ही पे करते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं वो। ये जो अरेंजमेंट होता है मर्चेंट्स और वीवर के बीच में, जो अभी हमने एग्जांपल देखा था एक क्लोथ का, कि वो कैसे बन रहा है, तो उसे पुटिंग ऑन सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे मर्चेंट जो है रॉ मटेरियल वीवर्स को दे देता है, फिर वो जो वीवर्स होते हैं फिनिश प्रोडक्ट ले जाकर मर्चेंट्स को दे देते हैं। और ऐसी बहुत सारी वीविंग इंडस्ट्री इंडिया के बहुत सारे रीजन में इसी तरीके से काम करती है। अब हम इसी जो चीज़ों से, मतलब कैसे जो है वीवर्स कोऑपरेटिव बना, ये मतलब जैसे कि अभी इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि उन्हें जो है बहुत ही लो प्राइस दिया जाता है इतना काम कराने के बाद, तो फिर लोगों ने वीवर्स कोऑपरेटिव स्टार्ट किया। अब वो क्या है, अब हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, वीवर्स कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है। वीवर्स ना बहुत सारी जगह के वीवर्स एक साथ आ जाते हैं, और उन्हें बहुत कम पैसे मिल रहे होते हैं, तो फेयर पैसे के लिए, और जो वीवर्स के जो मर्चेंट्स के ऊपर डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए सारे जो वीवर्स एक साथ आ जाते हैं। और क्या करते हैं वो लोग, थोड़ा हायर इनकम वो लोग अर्न करते हैं एज अ वीवर कोऑपरेटिव। वीवर कोऑपरेटिव में क्या होता है, जो पीपल होते हैं कॉमन इंटरेस्ट के, वो सब के सब एक साथ आ जाते हैं, काम करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। जो वीवर्स कोऑपरेटिव होती है वो एक ग्रुप होती है, बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ को वो लोग करते हैं। एक्टिविटीज़ इन द सेंस, जो मतलब अगर क्लॉथ बना रहे हैं तो वो क्लॉथ बनाएंगे, अगर कोई एक टाइप का टी शर्ट बनाना है तो वो टी शर्ट बनाएंगे, इस टाइप का वो लोग काम करते हैं। उसके बाद जो है ये यान जो पहले मर्चेंट्स ला के दे रहे थे, वो डायरेक्ट डीलर से लेना चालू कर देते हैं, और उसे अपने ही व्यूअर्स के मतलब थ्रू में बांट देते हैं। फिर बांटने के बाद क्या करते हैं वो लोग, एक मार्केट, जो फिर जब वो उनका बन जाता है पूरा, जो जो भी उन लोग बना रहे हैं वो बन जाता है, जो प्रोडक्ट वो बन जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जो मर्चेंट के रोल को रिड्यूस करने के लिए वो लोग डायरेक्ट जाके मार्केट में बेच देते हैं फेयर प्राइस पर, जो वो क्लोथ जानी चाहिए। क्योंकि वीवर जो थे वो पूरे पैसे लेकर इन्हें बहुत कम पैसे देते थे, इसीलिए। ओके। अब इस टाइम पे गवर्नमेंट भी इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि फ्री स्कूल यूनिफॉर्म जो तमिलनाडु में रन किया गया था, वो पूरा का पूरा जो है ना वीवर्स कोऑपरेटिव से ही इन्हें लिया गया था। और तो और जो है, जैसे कि पावरलूम वीवर्स का जो कोऑपरेटिव है, मतलब जो उन्होंने बनाया है, वहाँ से वो लोग क्लॉथ को ले लेते हैं। उसके बाद वो लोग जो है हैंडलूम भी जो, जैसे मान लो जो गवर्नमेंट है वो क्लॉथ बाय कर रही है हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव से, फिर वो उसे जाकर सेल कर देगी कहाँ पे, को ऑप्टेक्स नाम का जो स्टोर है वहाँ पर जाके वो सेल कर देंगी। तो इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि वो भी इनकी हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं गवर्नमेंट के इनके साथ जो है अनफेयर तरीके से चीज़ें की जा रही है। तो वीवर्स अपना कोऑपरेटिव जो वर्क एरिया है वो बनाते हैं। आई होप ये कोऑपरेटिव वाली चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। अब देखो, जो इरोड के जो मर्चेंट्स होते हैं वो सारे का सारा सप्लाई कर देते हैं कहाँ पे, जो दिल्ली में जो फैक्ट्री है वहाँ पे, जो मर्चेंट जो वीवर्स ने प्रोड्यूस किया था वो उसको जाके वहाँ पे सेल कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ये गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, ये सारे के सारे क्लोथ को यूज़ करती है शर्ट बनाने के लिए। अभी हम शर्ट का एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमने हेडिंग में भी पढ़ा था शर्ट इन द मार्केट, तो उसमें वो शर्ट बनाती है। शर्ट बनाने के बाद वो एक्सपोर्ट करती है कहाँ, फॉरेन बायर्स को। लेकिन जो फॉरेन जो बायर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर बिजनेस पर्सन्स होते हैं यूएसए और यूरोप के, जो खुद का एक चेन जो है स्टोर्स का वो रन करते हैं। जैसे कि मान लो बहुत बड़ा जो लार्ज स्टोर है, वो बिज़नेस जो ये जो बिज़नेस पर्सन खरीद रहे हैं ना बाहर के, यूएसए और यूरोप वाले, उनका खुद का बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। उन्हें बहुत ही कम पैसों पे जो है सप्लाई चाहिए होती है, लोवेस्ट प्राइस पे उन्हें सप्लायर से चाहिए होता है सारी चीज़ें, लेकिन उन्हें मतलब हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो प्रोडक्शंस है वो चाहिए होता है। और उन्हें जो टाइम उन्होंने दिया है वही टाइम पे उन्हें, और जो चीज़ उन्होंने मंगाया है, जैसे शर्ट मंगाया तो वो शर्ट उन्हें वही टाइम पे चाहिए, लेकिन उसका सप्लायर को जो कॉस्ट होगा, जो सप्लाई किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा।
और अगर कोई भी डिफेक्ट या फिर डिले डिलीवरी हो जाती है तो उसमें भी इन लोग मतलब कुछ ना कुछ उनका होता होगा, तो वो वहाँ पे उनके या तो फिर पे करना पड़ता होगा या तो फिर वो लोग नहीं लेते होंगे। तो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं जो इंडिया से बाहर भेजते हैं वो लोग अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि उनका सारा कंडीशन है उसको फुलफिल कर पाए। तो इसमें क्या होता है, जो बायर्स जो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। प्रेशर कैसे आ जाता है कि उन्हें जो है सही टाइम पे उन्हें जो है जो बाहर के जो बिजनेस पर्सन है उनको जो है ये सारे के सारे माल को सप्लाई करना है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, वो क्या करते हैं अपने बेनिफिट के लिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर लोग को लाते हैं और बहुत ज़्यादा काम कराते हैं एकदम लोएस्ट वेज पे। लेकिन उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए होती है, तो वो लोग अपना पूरा काम करवा लेते हैं और क्या करते हैं कि बहुत कम पैसा उन लोग को देते हैं। इससे उन लोग को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल जाता है और जो ट्रस्ट बना रहता है एकदम टाइम पे सप्लाई करने का वो भी बढ़ जाता है। लेकिन इधर किसका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है, वो व्यूअर्स लोगों के लिए हो रहा है, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और उन्हें जो है सबसे कम दामों पे जो काम करना पड़ रहा है। जो मैक्सिमम जो जो कॉस्ट जाती है अगर किसी को अगर करनी है वो टेलरिंग की जाती है, टेलर्स की जाती है तो 3000 होती है। मान लो कोई इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री, वहाँ पे 70 वर्कर्स है, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे वुमेन हैं, इस वुमेन को टेम्प्रेरी बेसिस पे रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एम्प्लॉयर को लगेगा कि अब हमें जो माल मतलब जैसे कि जो भी मतलब उनका प्रोडक्ट है जैसे कि शर्ट वगैरह हो गया वो बनाना है, तो वो अब उन वीवर्स को बुला लेंगे जब उनकी ज़रूरत होगी, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं बुलाएंगे। ओके। और जैसे कि अब मैंने बताया कि वो जो लोएस्ट है वो वहाँ पे हाईएस्ट होता है, जैसे 3000 मिला जाता है टेलरिंग के लिए। लेकिन जब आयरनिंग की बात की जाए या चेकिंग की बात की जाए या थ्रेड कटिंग या बर्डनिंग की बात की जाए तो वो जो सबसे कम होता है, जैसे कि 1-2 रुपये मिल जाते हैं आयरनिंग के लिए, चेकिंग के लिए 2000 मिलता है, थ्रेड कटिंग और बटनिंग के लिए 1000 मिलता है। अभी हम ये देखने वाले हैं कि अब जो है कॉटन से कहाँ गया, इरोड मार्केट में, इरोड मार्केट से जो दिल्ली के फैक्ट्री को अब दिल्ली की फैक्ट्री जो है एक्सपोर्ट करने वाली है फॉरेन में, वहाँ पे अब क्या होता है द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट में, अब हम वो देखने वाले हैं ब्रीफली। अब जो यूएसए में जो जो जितनी भी, अब ये तो नहीं कि एक ही शर्ट जाएगी, बहुत सारी शर्ट जाती है, बहुत 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 सारी। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको 200 रुपये पर पीस पे दे देते हैं, जैसे कि पर शर्ट पे वो लोग 200 रुपये दे देते हैं और उसे बेचते कितने में, वो खुद यूएसए में 1200 में बेचते हैं। इसमें से यहाँ पे अच्छे से डिस्प्ले किया गया है ये शर्ट में। अब उन लोग जो है परचेस करते हैं पर पीस पे 200 पे, स्टोरेज वगैरह का उनको 100 रुपीज़ पे जाता होगा, एक एग्जाम्पल है ये। एडवर्टाइजिंग पे जाता होगा 300 पे, तो नेट प्रॉफिट वो लोग, तो ये सब के बाद भी वो लोग नेट प्रॉफिट कितना ज़्यादा कमाते हैं, जैसे कि 600। अगर वो लोग कोई शर्ट को 1200 में बेच रहे हैं उसका आधा तो उनको खुद प्रॉफिट हो रहा है। और इसमें भी जो है यूएसए के सारे लोग तो प्रॉफिट में हैं, हमारे इधर से जा रहा है, हमारे जो एक्सपोर्टर है उनको 200 मिल रहा है, 200 मिल रहा है। तो सारे रॉ मटेरियल को मिला विला के टू, जैसे कि एक शर्ट को बनाने के लिए उन लोग को 200 बेच रहे हैं वो लोग, तो बनाने के लिए उनको 70 रुपीज़ जा रहा होगा, बाकी का तो प्रॉफिट उनको मिल रहा है ना। जैसे कि मान लो 130 रुपीज़ तो उनका खुद का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से सिर्फ 15 रुपये, एक शर्ट की बात बोल रही हूँ मैं, 15 रुपये अगर वो लोग वीवर्स को दे रहे हैं तो उनके हाथ में भी बहुत मतलब जैसे कि मान लो उन लोग के पास में 115 रुपीज़ आ रहा है, तो वो लोग भी प्रॉफिट में हैं। एक्सपोर्टर्स जो फॉरेन के जो बायर्स है बिजनेस पर्सन वो लोग भी प्रॉफिट में हैं। लेकिन जो वीवर्स है वो लोग कहाँ प्रॉफिट में हैं, वो कहाँ 1200 की शर्ट के लिए उनको 15 रुपये मिल रहे हैं। तो फिर ये सारे का सारा जो है ना, इसमें जो वीवर्स लोग के साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर गेम खेला जा रहा है। अब हम देखने वाले जो गेनर्स, अभी तक तो हम समझ गए हैं, पर भी एक टॉपिक दिया हुआ है कि जो गेनर कौन होता है मार्केट पर। हमने देखा कि जो चैन ऑफ मार्केट है में जो मेन जो प्रोड्यूसर ही होते हैं कॉटन के, उन्हें ही खुद इतना कम पैसा मिलता है, जैसे हमने स्वप्ना का एग्जांपल देखा था। उसके बाद जो बाइंग एंड सेलिंग है वो हर एक स्टेप पे होती जा रही है, क्योंकि स्वप्ना ने कॉटन को बेचा तो मर्चेंट जो लोकल ट्रेडर ने ख़रीदा, लोकल ट्रेडर ने जब बेचा तब मर्चेंट ने ख़रीदा, मर्चेंट ने सप्लाई किया, उसके बाद जो है फैक्ट्रीज में गई तो उन्होंने ख़रीदी, फिर ख़रीदने के बाद उन्होंने फिर बेचा, बेचने के बाद यूनाइटेड स्टेट को बेचा, फिर उन्होंने उनको पैसे दिए, फिर यूनाइटेड स्टेट ने वहाँ पे जाके 1200 में शर्ट ख़रीदी। लेकिन इसमें क्या, जो लोकल जो इतना जो काम कर रहे हैं, जो वीवर्स इतना काम कर रहे हैं, इतना शिफ्ट में काम कर रहे हैं बिना मतलब आराम किए, और इतना मतलब इतना ज़्यादा उन्हें रगड़ कर काम कराया जा रहा है,
उसके बाद भी वो लोग को क्या इतना मिल पा रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए? जो बीच के लोग हैं जो कुछ कर नहीं रहे, बस बाइंग और सेलिंग का काम कर रहे, सिर्फ उन्हें ही इतना सारा पैसा मिलते जा रहा है। मार्केट एंड इक्वलिटी, हमने देखा कि जो फॉरेन बिजनेसमैन हैं उन लोग को ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। वो लोग तो इंडिया के है भी नहीं, उन्होंने इतना काम भी नहीं किया, फिर भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन्हीं को ही हो रहा है। कंपेयर किया जाए गारमेंट एक्सपोर्टर से तो वो लोग मॉडरेट प्रॉफिट लेते हैं। और जो मान लो अगर जो गारमेंट फैक्ट्री के वर्कर है उन लोग को तो इतना प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट होता ही नहीं है। वो लोग इतना काम करते हैं फिर भी उन्हें इतने कम पैसे मिलते हैं कि वो हार्डली अपना डे टू डे नीड्स को कंप्लीट कर पाएंगे। सिमिलरली हमने देखा कि जो कॉटन फार्मर है लाइक स्वप्ना और जो वीवर है ईरोड में, वो लोग भी अपना बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करने के बाद, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी उन्हें उतना फेयर प्राइस नहीं मिलता जैसे मिलना चाहिए। और जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स है इन लोगों के बीच में, अगर उन्हें कंपेयर किया जाए वीवर से तो वो लोग भी ठीक ठाक अर्न कर लेते हैं, लेकिन कम अर्न करते हैं एक्सपोर्टर से। एक्सपोर्टर थोड़ा ज़्यादा, फिर उसके बाद आते हैं जैसे कि मान लो एक चेन देखेंगे हम लोग, बिजनेस पर्सन सबसे ज़्यादा जो अर्न करते हैं, उसके बाद जो एक्सपोर्टर अर्न करते हैं, उसके बाद मर्चेंट्स अर्न करते हैं, उसके बाद वीवर्स अर्न करते हैं, उसके बाद जो है स्वप्ना जैसे लोग अर्न करते हैं। वीवर्स और स्वप्ना जैसे फार्मर जो हैं बहुत ज़्यादा जो है इसमें लॉस में जाते हैं, फिर भी उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो लोग करेंगे नहीं तो उनका क्या होगा, मतलब वो लोग कहाँ से अपना खाना वगैरह खा पाएंगे या फिर अपने बच्चों को एक हेल्दी फ्यूचर दे पाएंगे। हेल्दी क्या, वो दे ही नहीं पाते, इतने कम पैसों में वो कैसे देंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये तो सोसाइटी है पूरी, यहाँ पे किसी को भी इक्वली जो गेन है वो नहीं मिलता है मार्केट में। हमारा डेमोक्रेसी क्या बोलता है कि सबको इक्वली मिला जाएगा, जो फेयर, इक्वली इन द सेंस जो फेयर प्राइस है वो मिला जाएगा, लेकिन मिलता है क्या, नहीं मिलता है। ऑन वन हैंड अगर हम देखेंगे, जो मार्केट में जो ऑफ़र करते हैं, मार्केट एक बहुत बड़ा प्लेस है जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करता है लोगों को काम करने के लिए, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, उन्हें ग्रो करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। चाहे वो फार्मर हो जो कॉटन को बेच रहा हो या जो वीवर्स हो एक क्लोथ को बना रहा हो। लेकिन अगर एक हैंड में हम देखें तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो रिच और पावरफुल है उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। बाकी लोग तो सिर्फ बहुत काम करते हैं और बहुत ही उन्हें कम पैसे मिलते हैं। रिच और पावरफुल ही जो हैं जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अर्निंग करते हैं कोई भी मार्केट से ही। और तो और जो पीपल हैं जिनके पास मनी है, खुद का फैक्ट्री है या फिर लार्ज शॉप्स है या फिर लैंड होल्डिंग्स है, वो लोगों को ही सारा प्रॉफिट जाएगा। पुअर जो है रिच और पावरफुल के ऊपर डिपेंड होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि वो लोग लोन लेते हैं, जैसे सपना ने लिया था फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स के लिए और चीज़ों के लिए। रॉ मटेरियल और मार्केटिंग के लिए जो वीवर्स होते हैं पुटिंग ऑन सिस्टम में फंसे हुए होते हैं। कोई कोई जो है, बहुत सारे एम्प्लॉयर जो है वह गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। इसी इंडिपेंडेंस के कारण पुअर का बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ओके, इसे ओवरकम भी किया जा सकता है, जैसे कि स्मॉल बेसिस पे, जैसे कि जो कोऑपरेटिव जैसे कि बनाया गया था वीवर्स के थ्रू, तो उस तरीके से काम किया जा सकता है। इंश्योर किया जा सकता है कि जो लॉज है वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरी चैन समझ में आई होगी कि कैसे क्या चीज़ काम कर रही है। एक शर्ट जो है इतने सारे प्रोसेस के थ्रू में हम तक पहुँचती है, ये सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।